भारतीय कौन है? 3 शब्दों के इस सवाल की आंसर कॉपी जांचने लग जाएं तो शायद एक भी नकल न पकड़ी जाए। अपना अपना मत है, बाल्य तर्क को अवॉइड करते हुए अपन चलेंगे विज्ञान की तरफ। हालांकि वो दिन गए कि विज्ञान नॉन कंट्रोवर्शियल हुआ करता था, लेकिन अपनी तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद ही सही डिसीजन के लिए अपना थर्ड एम्पायर तो है ही। और इस थर्ड एम्पायर के हिसाब से पहला मनुष्य अफ्रीका के जंगलों में पेड़ों से नीचे उतरा और सवाना के मैदानों में दौड़ लगाने लगा। अगर रूपक बहुत ज़्यादा हो गए तो हम कहेंगे कि विज्ञान ये कहता है कि पहला इंसान हुआ था अफ्रीका में। तो अगर भारत के ओरिजिनल निवासी वाला तर्क दिया जाए तो लॉजिक के हिसाब से हम में से कोई भी ओरिजिनल भारतीय नहीं है। बहुत संभावना है कि भारत की गलियों में घूमते किसी चुन्नू मुन्नू के पर दादा या दादी यूरोप से हों और पर दादा या दादी अफगानिस्तान से। यहाँ यह तर्क नहीं दिया जा रहा है कि हर कोई भारतीय है या हर लोकल ग्लोबल हो चुका है। बात बस इतनी है कि भारतीय कौन है, इस सवाल का जवाब कौन कहाँ पैदा हुआ इससे मिल नहीं सकता। तो फिर और जवाब कहाँ मिलेगा? चलिए ढूंढते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 25 अक्टूबर है और आज की तारीख का संबंध है लोकतंत्र से। बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। पहला आसान सवाल, भारत आजाद कब हुआ? जवाब आप दे देंगे अगर पता होगा तो 15 अगस्त 1947 को। दूसरा सवाल, भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को। दोनों जवाबों पर फुल नंबर। अब अगला सवाल, भारत लोकतंत्र कब बना? इसका उत्तर कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि लोकतंत्र अंग्रेजों से तो हमें मिला नहीं या उनसे हमने जीता नहीं। अंग्रेज लोकतांत्रिक होते तो फिर बात क्या होती। इसीलिए 15 अगस्त 1947 वाला ऑप्शन तो सीधे सीधे कैंसिल हो सकता है। फिर जरूर 26 जनवरी को बना होगा, ये एक गेसवर्क हो सकता है। बहरहाल गूगल में रिपब्लिक वर्सेस डेमोक्रेसी अगर आप सर्च करें तो समझ जाएंगे कि गणतंत्र बनने और लोकतंत्र बनने में अंतर है, और क्या अंतर है उसी पर हम बात करने वाले हैं। 26 जनवरी की घोषणा तो हो गई थी, लेकिन सिर्फ थ्योरी में, प्रैक्टिकल का एग्जाम अभी बाकी था। इसलिए 1950 वाला ऑप्शन गलत नहीं तो कम से कम अधूरा जरूर है। अब आप सवाल कर सकते हैं कि भैया आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 2 ही ऑप्शन दिए थे, 15 अगस्त और 26 जनवरी, तो फिर सही कौन सा है? दरअसल ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ही नहीं। गोला भरने से आप यहाँ काम नहीं चला सकते, पूरा पैरा लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव, और उस पर भी कितने मार्क्स मिलेंगे ये कॉपी चेक करने वाले की मर्जी पर निर्भर करता है। अब हमारी कॉपी चेक करने वाले तो आप ही लोग हैं, तो देखते हैं कि हम कितने पेज भर पाते हैं इस सवाल के जवाब में। इस सवाल के उत्तर के लिए 1947 से पहले चलते हैं, क्योंकि आज़ादी का मतलब सिर्फ चुनाव में वोट देना नहीं है, ना ही सिर्फ नियम कानून। ऐसा होता तो ये सब तो 1947 से पहले भी था। 1920 में भारत में पहले चुनाव हुए, पराधीन भारत में। गांधी बोले कि बॉयकॉट करो, नेताओं ने उनको ही बॉयकॉट कर दिया। बहुत से भारतीय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा बने। चुनाव तो हुए थे, लेकिन आम हिंदुस्तानी के लिए नहीं, सिर्फ जमींदारों, जमीन के मालिकों या इनकम टैक्स भरने वालों के लिए। 1937 और 1946 में भी चुनाव करवाए गए, लेकिन थोड़े अंतर के साथ कमोबेश हाल वही रहा। 1/4 से भी कम जनता को वोट देने का अधिकार होता था। फिर आई आज़ादी, जिसके आने से भारत के भविष्य का पहला सवाल सॉल्व हो गया, और बाकी सॉल्व किए जाने का इंतजार कर रहे थे। क्या क्या थे ये सवाल? यही कि सरकार कैसे बनेगी, सत्ता का बंटवारा कैसे होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। इन सवालों की कुंजी थी संविधान, जो ये तय करता कि हमारा गणतंत्र और हमारा लोकतंत्र कैसा होगा। गणतंत्र की ड्राफ्टिंग के लिए संविधान सभा तैयार थी, लेकिन भारत को सिर्फ गणतंत्र ही नहीं, लोकतंत्र भी होना था, और उसके लिए जरूरी था जल्द से जल्द चुनाव करवाना। हालांकि सिर्फ चुनाव हो जाने से आप लोकतंत्र नहीं हो जाते, लेकिन यह भी सच है कि चुनाव लोकतंत्र की आवश्यक शर्त है। यह एक बात आप नोट कीजिए कि लोकतंत्र होने के लिए चुनाव महज एक आवश्यक शर्त है, पर्याप्त नहीं। जरूरी है, लेकिन चुनाव होने भर से आप लोकतंत्र नहीं बनेंगे। वैसे ही जैसे लॉटरी जीतने के लिए लॉटरी खरीदना आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं, उसी तरह लोकतंत्र होने के लिए यह भी जरूरी है कि सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा हो। और जानने के इच्छुक हों तो एक गूगल और कर सकते हैं आप, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी वर्सेस कंप्लीट डेमोक्रेसी, या इलेक्टोक्रेसी भी कहते हैं आजकल। तो खैर आगे बढ़ते हैं। चुनाव 1950 में गणतंत्र की स्थापना के बाद होने थे, लेकिन तैयारी पहले से चाहिए थी, और उसके लिए एक सवाल का उत्तर देना जरूरी था कि वोट देने का अधिकार किसके पास होगा।
संविधान सभा ने इस सवाल का जवाब 15 अगस्त से पहले ही खोज लिया था और वो जवाब था यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। अब ये क्या होता है? आपने बर्गर किंग और मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी का नाम सुना होगा, रॉयल एनफील्ड की फ्रेंचाइजी का नाम भी सुना हो सकता है, बजाज की, किसी की भी कोई बड़ा ब्रांड जिसकी फ्रेंचाइजी होती है। हिंदी में इस शब्द का मतलब है विशेषाधिकार, यानी चुन्न ने मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी ले ली तो अब उसे मैकालू टिक्की बेचने का विशेषाधिकार मिल गया है। फ्रेंचाइजी या फ्रेंचाइज के साथ यूनिवर्सल जुड़ गया तो हो गया सार्वभौमिक विशेषाधिकार, यानी अब जिसकी मर्जी वो मैकालू टिक्की बेचे। चुनाव के संदर्भ में यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का अर्थ हुआ कि हम सभी को मत देने या वोट देने का विशेषाधिकार मिला हुआ है। आप पूछ सकते हैं कि अगर ये अधिकार सभी को मिला हुआ है तो इसमें खास क्या है, विशेष क्या है, ये विशेषाधिकार कैसे है? ये विशेषाधिकार ऐसे है कि पहले तो वोट देने के लिए आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरा, अधिकार मिल रहा है तो कोई देने वाला भी होगा। मैकडॉनल्ड या उस तरह के केसेस में अधिकतर कंपनी का मालिक ही अधिकार देता है और चुनाव के केस में एक देश के तौर पर हम सब मिलकर भारत के नागरिक को यह अधिकार देते हैं, क्योंकि भारत एक रिपब्लिक भी है, यानी अधिकार जिसे मिला वो मैं और देने वाले हम। अब एक नोट शेयर कर रहे हैं कमल जी यहाँ पे। लिटरली कहा जाए तो वोट का अधिकार यूनिवर्सल नहीं है। 18 साल से कम उम्र के लोग वोट नहीं दे सकते। 1947 में सीमा 21 वर्ष हुआ करती थी। संविधान सभा ने 1947 में यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को अडॉप्ट किया। खास बात नहीं लगती है, लेकिन खास है। कैसे खास है बताते हैं। क्योंकि भारत वो पहला देश है जहां आज़ादी मिलते ही सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया था। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में औरतों को वोट का अधिकार मिला 1956 में जाके, जब हमारे यहाँ दूसरे स्टेट्स बनने लगे थे, अलग अलग रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था। यहाँ तक कि बहुत से पश्चिमी देशों में भी औरतों को वोट देने का अधिकार भारत के बहुत बाद में जाके मिला। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज अडॉप्ट करने के बाद बारी थी वोटर लिस्ट बनाने की, लेकिन फिर सवाल खड़ा हुआ कि वोटर लिस्ट में कौन कौन जुड़ेगा और कौन उससे बाहर रहेगा। वैसे तो जवाब ये था कि जो भारत का नागरिक होगा वो जुड़ेगा, लेकिन याद रखिए नागरिक होने का अधिकार हमें संविधान देता है और उसे बनकर पास होने में अभी 3 साल बाकी थे। इसलिए वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए क्राइटेरिया सिंपल रखा गया। आप एक ही जगह पर 6 महीने से रह रहे हो तो वोटर लिस्ट में जुड़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराना और चुनाव की तैयारी का काम इलेक्शन कमीशन का था। पहले यह तय हुआ कि हर राज्य के लिए अलग अलग इलेक्शन कमीशन होगा, लेकिन जब वोटर लिस्ट बनी तो एक नई लड़ाई शुरू हो गई। संविधान बना ही नहीं था और रखवाले पहले से तैयार थे। कस्बों गांवों में जाति और धर्म के आधार पर लोगों को वोटर लिस्ट में जुड़ने नहीं दिया गया। तब आम्बेडकर ने सभा के आगे कहा कि ऐसा ना हो, इसके लिए एक सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। इसके बाद 1949 में संविधान के ड्राफ्ट में संशोधन हुआ और एक सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई। ये आम्बेडकर की देन थी। 17 करोड़ मतदाताओं को वोटर लिस्ट में जोड़ा गया। इंडिया सरे चीज धुरंधर ने एक गजब का काम किया। भारत के लोग नागरिक बाद में बने और वोटर्स पहले बने। संविधान पास होने से पहले ही वोटर लिस्ट बनकर तैयार हो गई थी। रेफ्यूजीज की समस्या को भी सिंपल तरीके से सुलझाया गया। सबसे एक डिक्लेरेशन लिया गया। डिक्लेरेशन में निहित था, जहां मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है मैं उस स्थान पर स्थायी रूप से निवास करने का इरादा रखता हूं। अब इतनी सारी कहानी हो गई, लेकिन एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला कि भारत लोकतंत्र कब बना। इससे पहले कि आप हमारे नंबर काटें, अपना ऑप्शन है ए से आज की तारीख। आज ही के दिन यानी 25 अक्टूबर 1951 को गणतांत्रिक भारत के पहले लोकसभा चुनाव शुरू हुए थे। पहला मत पड़ा और भारत कम से कम इलेक्टोरल डेमोक्रेसी तो बन ही गया। आज नॉर्मल लगता है, आखिरकार लगभग हर कुछ महीनों में कोई ना कोई चुनाव देखने को मिलता है। आदत हमको पड़ गई है, चुनाव नहीं होता तो उपचुनाव होता है। लेकिन तब ये कितना बड़ा टास्क था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि तब पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर थी। सबको शक था कि इतने टुकड़ों से बना देश लोकतंत्र बनने के अति दुष्कर काम को अंजाम कैसे दे पाएगा। अंग्रेज भारत के लोकतंत्र को लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की बेहुदा नौटंकी करार दे रहे थे। भारतीय भी पीछे नहीं थे। ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका में एक हेडलाइन छपी, जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही ये देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मताधिकार असफल रहा। नेहरू पछताए या नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन ये काम था बहुत कठिन, ये तय है। उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे, जिनमें से 14.5 करोड़ यानी लगभग 85% मतदाता निरक्षर थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। समझ थी, सिर्फ पढ़ने लिखना नहीं जानना समझ न होने का ये नहीं होता है। पढ़ने लिखने की बात को लेकर हमने निरक्षर कहा। चुनाव की पहली वोटर लिस्ट आई तो उसमें महिलाओं ने अपने नाम की बजाय लिख रखा था चुन्नू की मम्मी, चुन्नू की बुआ, कुछ लोगों ने पत्नी भी लिखा हुआ था। ऐसे 40 लाख लोगों की पहचान दोबारा वेरीफाई करवानी पड़ी।
चुनाव के लिए 3 लाख कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी गई। 20 लाख स्टील बुलेट प्रूफ बैलेट बॉक्स बनवाए गए। इन सबको वोटिंग सेंटर में पहुंचाने का काम भी काफ़ी दूभर था। पहाड़ी इलाकों में स्थानीय लोगों को इस काम में लगाया गया। बदले में कंबल और बंदूक के लाइसेंस दिए गए। 68 फेज में पूरा चुनाव हुआ। पूरा करवाने में लगे महीने 6। लागत आई 60 पैसे प्रति वोट। तुलना के लिए देखें तो 2019 में 72 रुपए प्रति वोट खर्चा हुआ था। लगभग 100 का नोट ही टूट गया था इलेक्शन कमीशन का 72 रुपए। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत का पहला चुनाव अपेक्षा से अधिक सफल रहा और ये महान परंपरा आज भी बरकरार है। पॉलिटिकल साइंस के होनहार छात्र इस पर अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन सर्वमान्य तथ्य फिलहाल यही बना हुआ है कि डेमोक्रेसी को आप कितना भी गरियाइए, इसका कोई अल्टरनेटिव फिलहाल नजर नहीं आता है। अंत में दर्शकों को चुनाव के रिजल्ट से मतलब रहता है, तो चलिए वो भी आपको कवर करा देते हैं। चुनाव के रिजल्ट आया तो कांग्रेस के हिस्से 489 में से 364 सीटें आई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी थे। तब पंजे का निशान ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को मिला हुआ था, जिसका नेतृत्व कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जो किसी समय कांग्रेस के ही नेता रहे थे। और हारने वालों में सबसे बड़ा नाम थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उन्होंने नॉर्थ सेंट्रल बॉम्बे की रिजर्व सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं पाए थे। आज के लिए बस इतना ही। तारीख इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त दीपक ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।